नमस्कार। मुद्दे की बात मानव के साथ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं अनीता अग्रवाल। नाम पर मत जाइए, इनका काम बेमिसाल है। जब आप सुनेंगे इनसे मेरी बातचीत तो आपको लगेगा कि अनीता अग्रवाल एक नया समाज गढ़ रही है। यह काम कर रही हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने घर में, अपने मोहल्ले में उपेक्षित होते हैं और जिन्हें आम बोलचाल की खराब भाषा में पागल कहा जाता है। जब आप इनका कर्म सुनेंगे, जब आप इनके काम के बारे में जानेंगे तो आप खुद कहेंगे कि अनीता जी बहुत बड़ा काम कर रही है। यह काम कर रही हैं दिव्यांग बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से। पूरा काम इनका समाज के लिए है, बच्चों के लिए है। और धनबाद में दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है जिसका संचालन अनीता जी करती हैं और स्कूल का नाम है पहला कदम। याद रखिएगा, पहला कदम। अनीता जी, ये पहला कदम का विचार आपके मन में कैसे आया, हम जानना चाहेंगे। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार सबको। और पहला कदम खुलने का मेरा मोटो ये था कि मेरा छोटा वाला बेटा दिव्यांगी है और उसके लिए जब काफी परेशानी है, समझ में आया कि मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है पूरे वर्ल्ड में इनके लिए। अगर कुछ है तो ट्रेनिंग, स्पेशल थेरेपी, स्पेशल ट्रेनर, स्पेशल एजुकेटर, जिसके थ्रू हम इन बच्चों को डेवलप कर सकते हैं। बस उस दिन से ही लगा कि नहीं, अब मेरे को इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना है और मैंने अपने घर से इसको चालू कर लिया, जिसका नाम मैंने पहला कदम रखा। अपने फ्लैट से आप शुरुआत करती हैं दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल की, विद्यालय की, फिर एक फ्लैट किराए पे लेती हैं, फिर एक और लेती हैं। ये जमीन कैसे मिली जहां आज आपका पहला कदम स्कूल चल रहा है? फिर धीरे धीरे हमने सारी चीज, मेरे को समझ में आने लगा कि इसको पहले रजिस्टर्ड होना होगा। फिर हमने एक ट्रस्ट बनाया, नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट, 2012 में। और उसके बाद पता चला कि ये रजिस्ट्रेशन करवाना, तो हमने नेशनल ट्रस्ट, ATG, 2LA, दर्पण, नीति आयोग, जितने भी रजिस्ट्रेशन है वो सारे करवाए। बाद में समझ में आया कि अब इन बच्चों के लिए हमें जगह की जरूरत बहुत सख्त हो गई। तो हमने BCCL से, समाज के लोगों से, काफी जगह से अप्रोच किया। BCCL के CMD को एक बार हमने इनवाइट किया और फिर उस प्रोसेस में जाके हम अभी जो जगह, जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं, वो भारत कुकिंग कॉल लिमिटेड BCCL के द्वारा पे। आज कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? अभी हमारे पास में एक्चुअली पूरे जैसे 21 तरीके की डिसेबिलिटी है, तो ऑलमोस्ट हर तरीके की डिसेबिलिटी के बच्चे हैं और हर एज के हैं। ट्रेनिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और वोकेशनल सेंटर, तो तीनों मिला के करीबन 200 से ज्यादा बच्चे हैं हमारे पास में। 200 बच्चे। जैसा कि आपने कहा कि सरकारी मदद आपको नहीं मिलती है, पूरा काम समाज की मदद से हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? कौन लोग वो हैं जो मदद कर रहे हैं? नहीं, कौन लोग इंडिविजुअली आप पूछने जाएंगे तो मेरे पास ऐसा कोई नाम नहीं है जो वो पूरे स्कूल को रन कर पा रहे हैं। बट हमारा एक तरीके से आप बोल ली तो इसको क्राउड फंडिंग हो गया कि हर लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर रहे हैं। उस थोड़ी थोड़ी मदद से आज आप देख रहे इतना बड़ा सेक्टर को। और मेरी भी एक कोशिश रहती है कि ये स्कूल नहीं है, एक मंदिर है। हर कोई या स्कूल को विजिट करे और अपने स्तर से इन बच्चों को जरूर सपोर्ट करे। 200 के आसपास बच्चे, सबके सब दिव्यांग, 25 का आपका स्टाफ, कैसे मैनेज हो जाता है? आपको बहुत परेशानी होती होगी। हाँ, परेशानी तो है। आज आप मेरे से आज के डेट में पूछेंगे तो आप स्कूल कैसे चलाते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बट ये बता देती कि स्कूल चल भी रहा है और अच्छा चल रहा है। हर एक्टिविटीज है वहाँ पे, हर तरीके की डिवाइस है। इन बच्चों के लिए खाली कॉपी, पेन, पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ती है। हर बच्चे, हर डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। मतलब फिजियोथेरेपी, डॉक्टर चेम्बर, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब हर जगह सेंटर में थेरेपीज की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे डिवाइस की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। एक एक इक्विपमेंट का आप जान रहे कितनी महंगी है। बट वहाँ पे अभी जब आप पहला कदम विजिट करेंगे, कोई भी करेंगे, तो लगेगा अरे आप कर कैसे ले रहे हैं। लेकिन मेरी सोचने की देरी, सोच हमारी हमेशा इन बच्चों के लिए ऊपर होती है कि हमको कुछ करना है और अच्छा करना है। बस उस हिसाब से एक बार एक के बाद एक ट्रेनिंग मिली है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका लालन पालन कैसे हो, उनका मानसिक विकास कैसे हो, उनकी देख रेख कैसे हो, इसकी ट्रेनिंग भी ली है आपने? हाँ, ली है ना। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो क्योंकि मेरा खुद का बेटा है तो इसको चलाने के लिए वो एक्सपीरियंस ही मेरे लिए काफी था।
बट जब हम इस लाइन में ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से उतर गए तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, इसके लिए एक एजुकेशन डीएड कोर्स होता है, वो भी हम करें, तो अभी वो भी हम कंप्लीट किए। कैसे कैसे बच्चे हैं आपके विद्यालय में? हमारे पास में जैसे आप देख रहे हैं बौद्धिक दिव्यांग बच्चे, जो मैंने बार बार बोल रही, जो समाज की सबसे अंतिम कड़ी बोल लीजिए इसको आप, वैसे बच्चे मान लीजिए जो मतलब दिमाग से मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, या ऑटिज्म बच्चे, ये सिलोट बच्चे पूरे बिस्तर पे है, जिनका हाथ टेढ़ा, पैर टेढ़ा, गर्दन नहीं है, ये एकदम कंप्लीट बेड से नहीं उठ पा रहा है, तो इस तरीके के जो बच्चे, वो एक पार्ट हो गया। फिर हेयरिंग पेड बच्चे जो बोल नहीं पा रहे, वो बच्चे सुन भी नहीं पाते हैं, तो उस तरीके के भी काफी बच्चे हैं जो हेयरिंग से प्रॉब्लम बच्चे हैं। फिजिकल हैंडीकेप बच्चे जिनका हाथ पैर में कोई दिक्कत है लेकिन माइंड उनका सही होता है, उस तरीके के बच्चे। नेत्रहीन बच्चे में भी उनका भी कैटेगरी होता है, एक कंप्लीट ब्लाइंड, एक विजुअल जिनको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो भी कैटेगरी के बच्चे। मतलब और एज भी हम बोल ले तो सभी एज के 3 साल से लेके। एक बात बताइए, सुबह के 6-7 से लेकर दिन के 2-3 बजे तक आप उन बच्चों के बीच रहते हैं, उनको संभालना बड़ा कठिन कार्य है, तो आपको गुस्सा आता है? नहीं, अब ये गुस्सा और आता है तो कैसे बर्दाश्त करते हैं उसको? ये जब जो भी लोग उनके बीच में जाएंगे और जो इनके लिए सेवा भावना से मतलब जो ट्रेंड होके आएंगे ना टीचर, वो उनको पहला बात हमारे सब्जेक्ट में यही सिखाया जाता है कि आप पेशेंस कितना रखते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप एकदम आराम से इन बच्चों को केयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी इन बच्चों का रेशियो काफी कम होता है, मतलब 1/1 या 2/1 या 4/1 मैक्सिमम ऑटिज्म और एमआर बच्चों पे, और हेयरिंग वाले बच्चों पे 1/8 का रेशियो होता है। मतलब नॉर्मली क्लास में जैसे नॉर्मल बच्चों का आप देखते हैं कि 60 बच्चे 50 बच्चे एक टीचर पढ़ा रहा है, उस तरीके से हमारा रेशियो नहीं होता है, रेशियो कम है बच्चों का। अनीता जी एक व्यवसायिक घराने से आती है, एक ऐसा परिवार जहां हर कोई व्यवसाय कर रहा है, उस परिवार से के कार्य से इतर इन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुना, और समाज सेवा भी उस तरह का जहां सारे बच्चे दिव्यांग हैं, कोई बोल नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, किसी का मानसिक विकास नहीं हुआ। मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपका काफी समय 24 घंटे में 12-14 घंटे 200 दिव्यांग बच्चों के बीच गुजरता है, उनकी सुविधाएं, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए आप संघर्ष करती हैं। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि आप 200 दिव्यांग बच्चों की मां हैं, तो आपको कैसा लगे? आप कहे तब भी नहीं और नहीं कहे तब भी मेरे को हर दिन वो महसूस होता है कि वो 2 ही बच्चे नहीं, वो 200 बच्चे ही मेरे। और ये भी आपको बता देती, टारगेट मेरा 200 का है भी नहीं, टारगेट मेरा उन सारे बच्चों का है जो अभी घर में पैदा हो रहे हैं और घर में रह रहे हैं और घर में मर जा। क्या हम लोग सब मिलके एक सेटअप या हर जगह एक छोटा छोटा सेटअप तो ऐसे बच्चों का कर सकते हैं, जहाँ पे ये बच्चे घर से निकल के एटलीस्ट उस लायक बन जाए कि अपना स्वावलंबी, चाहे वो 2 ही पैसा कमा पाए पर कमा पाए। और पहला कदम का पूरा टारगेट यही है। और आज भी आप देखे होंगे वहाँ पे ट्रेनिंग, एजुकेशन और वोकेशनल, मतलब अगर बच्चा आ गया तो वो 5 से 10 हजार रुपया 20 हजार रुपया कमा सकता है, उस लायक हम उनको हर बच्चे को बनाने की मेरी कोशिश है और बना भी रहे। पहला कदम स्कूल और अनीता अग्रवाल ये दिव्यांग बच्चों, उनके माता पिता से कोई फी नहीं लेते हैं। एक ट्रस्ट बनाया है उन्होंने जिसके माध्यम से स्कूल का संचालन होता है। कभी ऐसी दिक्कत आई कि पैसे ना हो और बड़ा संकट हो और किसी ने आगे बढ़कर आपकी मदद की हो? हाँ, ये दिक्कत रोज की दिक्कत है हमारी, हर लोग की यही परेशानी कि आप कैसे चला रहे हो, और मेरी रोज की दिक्कत है। जैसे एक सब्जी वाला रोज बेचता रोज खाता, उसी तरीके से पहला कदम में रोज हम लोग चंदा लेते रोज चलाते। तकलीफ की जहां तक बात आप पूछे कि तकलीफ क्या क्या आती है, तकलीफ उस वक्त आता है जब आप इसको व्यवसाय बोलते हैं, जब आप इसको बिजनेस बोलते हैं। और अगर वाकई ये बिजनेस है तो हम बोलेंगे अनीता अग्रवाल जैसे 10 आदमी को और खड़ा होना चाहिए, 1000 आदमी को और खड़ा होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। और कम से कम आप बिजनेस करेंगे तो वो दिव्यांग बच्चे घर के अंदर मरेंगे तो नहीं, वो भी अपने स्कूल ट्रेनिंग सेंटर जा सकते हैं और आपकी भी कमाई हो जाएगी। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से ये सारे समाज को ये संदेश जरूर है कि बिजनेस को सबको ही करे। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? कोई और दूसरा अगला कदम स्कूल खुलेगा नहीं, या धनबाद तक ही रहेगा? नहीं, एटलीस्ट अभी प्रेजेंट में तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस स्कूल को ऐसा सेंटर बना दे कि जो यहाँ के बच्चे, हम कहाँ जाएं,
है ना। जो पैसे वाले हैं वो हॉस्टल में खोज रहे हैं या बाहर लेके चले जाते हैं, तो बाहर ना जाएं और वो अपनी ही जगह पे हर चीज सुख सुविधा उनको मिले। या आप देखे होंगे अभी पहला से कदम में हम लोग मतलब एनालिसिस सेंटर खोल दिए, फिजियोथेरेपी सेंटर खोल दिए, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए पार्क है, बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग है। मतलब इस तरीके का हम लोग डे बाई डे उसको डेवलप करते जा रहे हैं। तो आगे फ्यूचर में हम सबसे पहले यहाँ मेडिकल पे काम करेंगे इन बच्चों के लिए, और बाद में हॉस्टल, क्योंकि अगर हम नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हर उस पेरेंट्स के लिए जिनके दिव्यांग बच्चे हैं। तो वैसे दिव्यांग बच्चों के लिए मेरी पहली आवश्यकता यही होगी कि हम लोग धनबाद के अंदर में इनका एक टाउनशिप बना दे, जहाँ पे इन बच्चों के लिए सारा कुछ हो। उसका अगर उनके पेरेंट्स लॉस कर जाए या सिंगल पेरेंट्स हो जाए तो उनको रहने की व्यवस्था, उनको खाने की, उनको काम करने की, एवरीथिंग सब कुछ उनका एक शहर हो अपना अलग से। झारखंड में ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपना शहर छोड़ा और धनबाद शिफ्ट हुए सिर्फ इसलिए कि उनके परिवार में कोई बच्चा दिव्यांग था। वे चाहते थे कि उनका बच्चा अब पहला कदम स्कूल जाए और उस बच्चे की देख रेख अनीता अग्रवाल करें या इनके सहयोगी करें। ऐसे कई परिवार धनबाद में शिफ्ट हुए। कई ऐसे लोग हैं जो अपना नाम जाहिर नहीं करते लेकिन इनकी मदद करते हैं। अनीता अग्रवाल चाहती हैं कि कंपनियां और लोग आगे आए और इस पहला कदम स्कूल को और आगे बढ़ाएं। आपको मदद मिलती है? CSR फंड होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, उससे कोई मदद मिलती है? हाँ, CSR से लोग, क्योंकि हम लोग CSR के अंदर आते भी हैं। आज जो BCCL का बंगलो मिला वो CSR के अंदर ही मिला है। और अभी हाल फिलहाल हम लोग को एक बार कॉल इंडिया भी वन टाइम सपोर्ट किया CSR के अंदर में, और भी कंपनी कलकत्ता की एक दो और, तो वो भी CSR के अंदर कर रही है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो ATG के थ्रू भी हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत करते हैं। और हम लोग चाहते भी ये लोग करें, तभी जाके हम इनका परवरिश कर भी पा रहे हैं। और अच्छी तरीके से जो आज के डेट में जो आप स्कूल देखेंगे इतना डेवलप हो रहा है, तो उसका ड्यू टू रीजन यही है। बट सबसे ज्यादा परेशानी है कि अब ये रोज का काम है। CSR आप वन टाइम कर दिए, बट नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे? तो हम रोज का पर ये हमारे लिए फाइट है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक रेगुलर एड नहीं मिलेगा कि हमारा क्या खर्चा आ रहा है, और वो उस तरीके से एड नहीं आता, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आता, तो हम जो चाह रहे वो हम कर नहीं पा रहे। चाहत बहुत इन बच्चों के लिए, लेकिन चाहत कहीं ना कहीं रुक जा रही है कि कोई भी काम आप आर्थिक सहायता के विदाउट नहीं हो पाता। और वो आर्थिक सहायता मनी होती है जिसकी शुरू से कमी है यहाँ पे, क्योंकि आपका कोई अर्निंग का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। दिव्यांग बच्चों के साथ जीना कितना कठिन है यह वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार में, जिनके घर में कोई दिव्यांग बच्चा हो। अनीता जी एक व्यावसायिक फैमिली से आने के बावजूद अगर दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो समाज का भी फर्ज है कि वह वह अनीता जी के काम में सहयोग करें, अपना हाथ आगे करें। मुद्दे की बात में आज इतना ही, फिर हम बात करेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।